जापान की हिस्ट्री को देखने पर हमें ये मालूम पड़ता है कि जापान माजी में कई बार अर्थक्वेक और सुनामी की लपेट में आ चुका है। वैसे तो अर्थक्वेक और सुनामी से बचना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जापान के पास इनसे मुकाबला करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। साइंस एंड फैक्ट्स टीवी की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पिछले 1300 सालों में जापान में 143 सुनामीज आ चुकी हैं, जिनके नतीजे में अभी तक 1,30,847 लोग मर चुके हैं। इन सुनामीज में से सबसे खतरनाक ईयर 1741 में आई थी, जिसमें सुनामी की वेव 90 मीटर तक ऊंची थी। अफसोस की बात तो ये है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है। जापान में सिर्फ 2022 में ही 300 से ज़्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। हत्ता कि एक दिन में कई बार 3 से 4 अर्थक्वेक भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जापान पूरी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां स्काई टॉप बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी होता है, जबकि जापान 2000 से लेकर 2022 तक 5 छोटे बड़े सुनामीज का सामना कर चुका है, जिसमें 2011 वाला सुनामी सबसे खतरनाक था। 11 मार्च 2011 को ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर दूर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनट तक जारी रहा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक था। इस अर्थक्वेक की वजह से समंदर में जो सुनामी पैदा हुआ वो 55 मीटर यानी 180 फुट ऊंचा था। पानी की लहरें 700 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से सेंडाई सिटी में दाखिल हुईं और कोस्ट से 10 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हुईं। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंडाई सिटी के लोगों को, जिनको 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, भागने का भी मौका ना मिल सका। इस हादसे से 2,28,000 से ज़ाहिद लोग बेघर हो गए और 15,000 से ज़ाहिद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से एक खतरनाक न्यूक्लियर डिज़ास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल $235 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ास्टर माना जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जापान ही क्यों सुनामी की लपेट में रहता है। कि सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का ये हिस्सा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुनिया में 90% अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी का बायस बनता है। ये जो रिंग बन रही है, इसको द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस रिंग के नीचे दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। और शायद ये जापान की बदकिस्मती है कि वो इस रिंग की बेल्ट पर वाक़या है। यही वजह है कि जापान में आए रोज़ अर्थक्वेक, टाइफून और सुनामी जैसी आफात आती रहती हैं। इन सब आफात के अलावा जापान का एक और मसला भी है। जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों से बड़ा हुआ है, और जो 30% फ्लैट एरिया है वो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में ही मौजूद है, जहां सुनामी का खतरा हर वक्त मंडला रहा होता है। तमाम लोगों को पहाड़ों पर मुंतकिल करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन जापान पिछले कई सालों से अपने कोस्टल एरियाज़ को सेव करने के लिए मेहनत कर रहा है। ये बात तो हम सब ही लोग जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया से आगे है। अपने कोस्टल एरियाज़ को सुनामी से बचाने के लिए जापान ने 400 किलोमीटर लंबी सी वॉल बनाई है। ये बात अभी की नहीं है, बल्कि कई सालों से ये सी वॉल्स जापान के कोस्टल एरियाज़ का हिस्सा रही हैं। 1896 और 1993 में एक भयानक टाइफून ने जापान के शहर टेरो नामी शहर पर हमला किया था, लेकिन इस टाइफून के बाद जापान का ये कोस्टल एरिया कोस्टल डिफेंस सिस्टम का एक बेहतरीन नमूना बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची सी वॉल खड़ी कर दी, जो कि जापान के इस गांव को समुद्री लहरों से काफ़ी हद तक बचाती है। इसके बाद जापान के दूसरी कोस्टल एरियाज़ में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन वॉल से भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। सी वॉल्स, जो कि सिर्फ 8 मीटर लंबी सी वेव्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, जबकि
सुनामी में ये वेव्स 12 से 15 मीटर ऊंची थीं। इन सी वॉल्स ने बेशक सुनामी की लहरों को काफ़ी हद तक रोका, लेकिन कई मुकामात पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही उखाड़ दिए। 2011 के इस डिज़ास्टर के बाद जापान ने एक बार फिर से अपने इन स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए 1200 अरब डॉलर अलग किए गए और फैसला किया गया कि ईस्टर्न पोर्ट के ऊपर 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची सी वॉल बनाई जाएगी। ये सी वॉल्स पहली वॉल से 5 मीटर ऊंची जबकि ज़मीन के अंदर 25 मीटर तक गहरी अपनी फाउंडेशन मजबूत किए हुए हैं। इन वॉल्स की चौड़ाई भी पहली वॉल से काफ़ी ज़्यादा रखी गई है और इनका स्ट्रक्चर भी खास सुनामी की वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले तो सिमुलेटर के ज़रिए आर्टिफिशियल सुनामी पैदा की गई और इंजीनियर ने तमाम वेव पैटर्न के ज़रिए इन वॉल्स को टेस्ट किया। एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 जितना लंबा सुनामी जनरेट किया गया और वेव कितनी लंबी होंगी और कितना प्रेशर जनरेट करेंगी, ये चीज़ें पहले ही तय कर ली गईं। सिमुलेटर के ज़रिए ये नोट किया गया कि 2011 की सुनामी की वेव्स ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि सुनामी ने फ्लड के ज़रिए जापान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। असल में सी वॉल्स ने इन लेयर का प्रेशर तो तोड़ दिया था, लेकिन पानी आगे बढ़ गया और सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। सिमुलेटर में टेस्टिंग के बाद अब वॉल्स को कर्व शेप में डिज़ाइन किया गया, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि वेव्स वॉल से टकराने के बाद यू टर्न खाकर दोबारा समंदर में ही जा गिरेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पीछे से आने वाली लेयर्स के प्रेशर को भी तोड़ देंगी। सुनामी से बचने के लिए जापान ने सिर्फ सी वॉल्स ही नहीं बनाई, बल्कि हॉट स्पॉट एरियाज़ में समंदर में ब्रेक वाटर्स भी बनाए गए हैं। जब ये वेव्स इन इलाकों की तरफ बढ़ती हैं तो पहले ये ब्रेक वाटर इनका प्रेशर कम करते हैं, उसके बाद ये 15 मीटर ऊंची वॉल्स इन वेव्स को रोकती हैं। दूसरी तरफ लोकल शहरी इन सी वॉल से काफ़ी हद तक परेशान हैं, क्योंकि इनकी ऊंचाई 15 मीटर से भी ज़्यादा रखी गई है और ऐसा लगता है जैसे ये लोग किसी जेल में कैद हैं। माहिरीन ने तो ये डर भी जाहिर किया है कि इन वॉल्स की वजह से जापान अपने टूरिज़्म ना खोल दे। जापान ने सुनामी को 2 लेवल्स में डिवाइड किया है, जहां लेवल 1 सुनामी हर 50 से 60 साल के बाद आता है। इनकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन लेवल 2 सुनामी जो कि हज़ारों साल बाद आता है, ये सी वॉल्स अकेली उनको भी नहीं रोक पाएंगी। इन वेव्स के लिए वॉल्स के करीब सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए जाएंगे। इन पार्क्स में दरख्तों की एक कतार होगी जो कि ना सिर्फ समुंदर से आने वाली वेव्स के प्रेशर को तोड़ेंगी, बल्कि जब पानी दोबारा समुंदर में जाने के लिए आगे बढ़ेगा और जो चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहा होगा उन चीज़ों को भी रोक लेंगी। जापान की सी वॉल्स टेक्नोलॉजी का एक हैरान कुन कारनामा है, जो कि खतरनाक सुनामी को एक हद तक रोकने में भी कामयाब हो सकती हैं। अपने आप को कुदरती आफात से बचाने के लिए जापान हर साल बड़ी मेहनत कर रहा है। इसके साथ साथ जापान इस बात से भी आगाह है कि वो इन आफात से 100% महफूज नहीं हो सकता। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग समुंदर के लेवल को दिन ब दिन बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक एक रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। जापान को ये बिल्कुल मालूम है कि ये जाइंट स्ट्रक्चर कुदरती आफात से इसको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। 12 करोड़ डॉलर का खर्चा करके जापान ने असल में अपने लोगों के लिए वक्त खरीदा है, ताकि ये दीवारें जब तक वेव्स के प्रेशर को रोकेंगी, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। उम्मीद है साइंस एंड फैक्ट्स की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आपने पसंद किया होगा। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।